मित्रों, पिछली बार हमने आकाशवाणी दीर्घ संधि पढ़ी थी। आज हम लोग पुनः गुण संधि प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आशा है कि आप लोगों ने दीर्घ संधि समझ ली होगी और अब ध्यानपूर्वक देखते हैं कि गुण संधि कैसे होती है। सबसे पहले गुण संधि समझने के लिए हम ये जान लेते हैं कि गुण होता क्या है। आप लोग ये जानते हैं कि गुण का मतलब क्वालिटी, लेकिन यहां पर उस क्वालिटी से तात्पर्य नहीं है। यदि व्याकरण शास्त्र की दृष्टि में देखा जाए तो गुण का कुछ और होता है। एक सूत्र है अदेन गुणः। अदेन गुणः, यदि हमें गुण संधि समझना है तो बेहद जरूरी है कि हमें अदेन गुणः इस सूत्र को समझ लेना चाहिए। अदेन गुणः का मतलब यह है अत एंग गुण। तीन चीजें हैं इसमें। नंबर एक है अत एंग और गुण। अत का मतलब होता है आ, केवल ह्रस्व आ, दीर्घ आ यहां पर नहीं होता है। दीर्घ आ ना आने पाए उसीलिए यहां पर ता लगाया गया है। तो अत का मतलब ह्रस्व आ होता है और एंग एक क्या है? प्रत्याहार है। एंग प्रत्याहार है। एंग के अंतर्गत क्या क्या आता है? ए आता है और ओ आता है। ठीक है, तो ये तीन वर्ण हैं जो क्या कहलाता है? गुण कहलाता है। तो व्याकरण शास्त्र के अनुसार ये तीन ही वर्ण हैं जिसकी गुण संज्ञा होती है। ठीक है, आ, ए और ओ की ही गुण संज्ञा होती है और किसी की गुण संज्ञा नहीं होती है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। आ, ए और ओ जहां आपको दिखेंगे, जहां कहीं भी आपको दिखेंगे, आप ये समझिएगा कि ये गुण संधि है। बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रिक भी है। जैसे मान लीजिए आप देखते हैं कहीं पर सीधे सीधे बताया जाता है, यदि ए है या ओ है। ठीक है, यदि आपको सामान्य ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, हर जगह लागू नहीं होती है लेकिन सामान्यतः आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपको शब्द के बीच में आपको ए या ओ दिख रहा है तो आप समझिएगा उसे कि यह गुण संधि है। ठीक है, और इसी पे एक एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। इसी पे एक एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है तो इसे वृद्धि संधि कह लेते हैं। जैसे अभी तक ये क्या था? अभी तक ये है ए और ये है ओ, गुण संधि है। ठीक है, इसी पे एक एक मात्रा की वृद्धि कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? आपने वृद्धि की, आपको याद नहीं रहेगी, वृद्धि की आपने, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, वृद्धि। तो आपको ए और ओ दिखेगा तो आप समझिएगा गुण संधि है। आपको ए और औ दिखेगा आप समझिएगा वृद्धि संधि है। जैसे आप देख लीजिए यहां पर रमेशः, महेशः, सुरेशः। आप देख सकते हैं यहां पर आपको बीच में क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो ये आप बिना कुछ किए ही आप पहचान सकते हैं कि क्या संधि है? गुण संधि है। इसी प्रकार आपको और दिखेगा हितोपदेशः। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ओ दिख रहा है। तो ए ओ दिखे तो आप समझिएगा ये गुण संधि है। ठीक है, और इसी प्रकार आपको जैसे दिख रहा है तथैव महौषधि। तो
ये आपको क्या दिख रहा है, आय दिख रहा है, तो ये क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। ये क्या दिख रहा है, अ दिख रहा है, तो क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। तो ये आपके पहचानने का ट्रिक है कि ए और ओ दिखता है तो गुण संधि होती है, आय और अ दिखता है तो यहां पर वृद्धि संधि होती है। लेकिन दो एग्जाम्पल है मित्रों, उसको ध्यान रखिएगा, प्राधन एजते और उपधन औसति, प्रेजते और उपोसति, या दो एग्जाम्पल है मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अपवाद है, आने पर मैं आपको बताऊंगा। अब हम गुण संधि को समझने चलते हैं आगे। गुण संधि का सूत्र क्या है, आद गुण, आद गुणा। अब आद गुणा, यहां पर अच्छी हम अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं। अच्छी का मतलब आज, मतलब कि स्वर। ये सूत्र चूंकि इसमें अच कहीं पर नहीं लिखा गया है, इसको हमने अपने से इसलिए जोड़ा क्योंकि पाणिनि महोदय सबसे पहले इको यणच का उन्होंने सूत्र बताया था। जब हम इसको पढ़ने चलते हैं व्याकरण शास्त्र, तो पहले उन्होंने यण संधि पढ़ा दिया था, इको यणच सूत्र बताया था, तो वहां पर अच आया हुआ था, तो वहीं से यहां हम आहरण करेंगे। सूत्र इतना ही है गुण संधि का, आद गुणः, इसे हमें अपने से यहां पर ले आना पड़ेगा। तो आद गुणः कैसे, इसका डिटेल्स करते हैं। आद का मतलब होता है आत, आत का मतलब होता है अवर्ण, अवर्ण मतलब कि आ या ये आ दोनों आ सकते हैं। यहां पर आत का मतलब है आ या आ, ह्रस्व आ या दीर्घ आ, दोनों चीज आ जाएंगे यहां पर। और उसके बाद फिर क्या होगा, अच। अच का मतलब कोई भी स्वर, और उन स्वरों में से कुछ ही स्वरों की बात की गई है, उनको हम यहां लिखते हैं। जैसे ई है, आ, इधर आपका आ या आ आएगा, और इधर आपका उत्तर पक्ष में क्या आएगा, ई आएगा। तो ऐसी स्थिति में गुण संज्ञक वर्ण आदेश होते हैं। ये तीन गुण संज्ञक वर्ण है आपके पास, इनमें से एक आदेश होगा। क्या आदेश होगा, ए होगा। ये कैसे आदेश होता है मित्रों, ये स्थानीय अंतरतमा सूत्र के हिसाब से स्थान के नजदीक होने की वजह से ए आदेश होता है यहां पर, उसे हम डिटेल्स में कभी बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। और फिर क्या होता है, ऊ होता है। यहां पर दोनों ई हो सकते हैं, ये ई या ये ई, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहां पर ऊ या कोई भी ऊ हो सकता है, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर है, मान लीजिए री आ जाता है या री आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये आ आदेश होता है। यहां पर आ आदेश होता है। फिर एक सूत्र होता है उरण रपरह, एक सूत्र है उरण रपरह सूत्र है, जो री के स्थान पे रा को रपर कर देता है, यानी कि यहां अर आदेश होता है। आप सीधे सीधे समझिए कि आ और री आएगा तो अर आदेश होगा, और उसके बाद ली होता है, ली का दीर्घ तो होता नहीं है, तो अल आदेश होता है। मित्रों, अब हम गुण संधि के उदाहरण की ओर चलते हैं, लेते हैं गुण संधि का कुछ उदाहरण। पहला है उपधन इंद्र, उपेंद्र। आपने देखा कि आपको क्या क्या दिखेगा, ए दिखेगा, ओ दिखेगा, अर दिखेगा और अल दिखेगा। गुण संधि की जो आपकी पहचान होगी, इसे देखिए, उपेंद्र ए, सुरेशा ए, रमेशा में ए, गणेशा में
ए है। इसी प्रकार यहाँ महोत्सवा में ओ, सूर्योदया में ओ, गंगोदया में ओ, जलोर्वी में ओ दिख रहा है। ये गुण संधि का उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं। उपधन इंद्रः कैसे बनता है, एक बार इसको बना के देखते हैं। उपधन इंद्रः, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, उ पा में आपको क्या दिख रहा है, पा में क्या दिख रहा है, आ। जो ही पा के स्वर आ को हम बाहर करते हैं, पा में तुरंत हम हलंत लगा देते हैं। फिर इधर क्या लिखा हुआ है, इंद्र। अब आपको क्या मिल गया, इधर आ है और इधर ई है, ठीक है ना। आ और ई को गुण संधि में कौन सा गुण आदेश होता है, ए गुण का आदेश होता है यहाँ पर। तो आ और ई के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर ए लिख देंगे, ठीक है। और इधर आपको क्या बचा हुआ है, उ और पा बचा हुआ है। उ और पा, पा के नीचे हलंत लगाना नहीं भूलिएगा। इधर ई चला गया आपका, और इधर क्या बचा, आधा ना और द्रा बचा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, क्या बन जाता है, उ और पा जाके ए स्वर में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पे, ठीक है। और इसके बाद ये हुआ आधा ना और ये हुआ द्रा, बन गया आपका उपेंद्र, ठीक है। इसी प्रकार सूरधन ईसा का एक बार करके देखते हैं, क्या बनता है, सु रा और ए, रा में क्या है आपका, आ है, रा में नीचे हलंत लगा देंगे। फिर क्या है, ईसा, फिर है ईसा। अब आपको यहाँ आ दिख रहा है, इधर ई दिख रहा है, आ दिख रहा है, ई दिख रहा है, दोनों का स्थान क्या हो गया, ए कर देते हैं, ठीक। इधर क्या बचा, सु बचा है, इधर क्या बचा है, रा, हलंत बचा हुआ है, और इधर आ ई तो के स्थान पे ए हो गया। अब बचा क्या इधर, सा, ठीक। अब इसको आप मिला लीजिए, क्या बन जाएगा, सु रा ए में मिलेगा तो बन जाएगा रे, और ये हो जाएगा शा, हो गया आपका सुरेशा, ठीक है। इसी प्रकार सुरेशा के बाद आप क्या बनेगा, रमा धन ईसा, आ और ई के स्थान पे होके बनेगा रमेशा, गण धन ईसा, क्या बन जाएगा, गणेशा, ठीक है। अब हम लेते हैं आ प्लस उ, जिसके स्थान पे क्या होना है, ओ होना है। सबसे पहला उदाहरण है महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, इसका करते हैं मा, हा, आ है, इसको बाहर करते हैं तो आ के नीचे हलंत हो जाता है, ठीक है। यहां समझ में आया आपको, मा और हा से आ स्वर को बाहर निकालते हैं, हा के नीचे तुरंत हलंत लगाते हैं, और ये क्या लिखा है, उत्सव, ठीक हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है, इधर आ दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है, उ दिख रहा है, और आ और उ के स्थान पे कौन सा गुण वर्ण आदेश होता है, ओ आदेश होता है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखते हैं ओ। अब ये इधर क्या है, मां बचा हुआ है, यहां पर हा बचा हुआ है, और आ और उ के स्थान पे ओ आदेश हो गया। इधर आधा ता है, सा है और वा है। अब इसको मिला लेते हैं, मां हा ओ में आके मिलता है तो हो जाता है, और आधा ता और सा और वा, हो गया आपका महोत्सव। समझ में आ गया आपको। इसी प्रकार आगे सूर्यधन उदय में सूर्योदय, गंगा धन उदय में गंगोदय, समझ में आ जाएगा आपको। जलधन उर्वी में जलोर्वी। अब हम लेते हैं आ और री के स्थान पे जो अर आदेश होता है। क्या आपको याद है कि अर और अल आदेश किससे होता है? अर और अल जो आदेश होता है आपका पूर्ण रतरा सूत्र से होता है। ए और ओ जो गुण वर्ण आपको मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? अरेम गुणा सूत्र से मिलता है। अर और अल
आ में जो रा लगा है और आ में जो ला लगा है, मतलब आ में जो रा लगा है रपर हुआ है पूर्ण रपरा सूत्र से, और ये जो ला लगा है पूर्ण रपरा सूत्र से लपर हुआ है। लपर होके अल हुआ है, रपर होके अर हुआ है। ये दोनों पूर्ण रपरा सूत्र से आए हैं और ए और वो अरेंग गुणा सूत्र से आया हुआ है। पूछ लेता है कभी कभी सवाल, इस पे ध्यान रखिएगा दोनों चीज को आप। तो अब हम लेके चलते हैं महाधन ऋषि। ये एग्जांपल को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। महाधन ऋषि, तो इसको करते हैं मां और हा है, हा में क्या निकालते हैं, आ को निकालते हैं और हा के नीचे हलंत। यहां समझ में आ गया आपको? मां और हा में आ लगा हुआ तो आ को बाहर करते हैं और हा के स्थान पे तुरंत हलंत कर देते हैं। इधर क्या बचा हुआ है आपका? ऋषि। अब देखिएगा आ और री के स्थान, ठीक है, आ और री के स्थान क्या आदेश करना है हमें? अर करना है। आदेश करते हैं हम अर, और रा के नीचे हलंत लगाना आप नहीं भूलिएगा। इधर क्या है आपका? मां है, इधर क्या है? हा के नीचे भी हलंत लगा हुआ है। आ और री के स्थान पे अर हो गया। अब बचा क्या है यहां? सी। अब मिलाते हैं इसको, मां, ठीक है, हा आ स्वर में मिलता है तो हा कंप्लीट होता है। हा आ स्वर में मिलता है तो हा कंप्लीट होता है। और यदि आ बड़ा होता तो यहां पर एक मात्रा भी लग जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। और फिर क्या है? रा है, रा के नीचे हलंत लगा हुआ है। आप जानते हैं हलंत मतलब आधा मात्रा, मतलब कि व्यंजन है, और इस व्यंजन में आगे कोई स्वर मिलने वाला नहीं है। यहां पर था तो ये स्वर मिल गया था तो हा कंप्लीट हो गया था, लेकिन यहां रा है, इसके आगे ऐसा कोई स्वर नहीं है। इसको देख के आप भ्रमित नहीं होइएगा, ये स्वर यहां पर नहीं है, बल्कि पहले व्यंजन आता है बाद में स्वर आता है। देवनागरी लिपि की थोड़ा सा यही त्रुटि है कि आपको ये जो ह्रस्व ई है और दीर्घ ई है, दीर्घ ई लगती इधर तो ठीक है, आपको समझ में आता ये पहले व्यंजन है फिर स्वर है। लेकिन ह्रस्व ई लगता है तो आपको ऐसे लगता है कि पहले स्वर है फिर व्यंजन है, लेकिन नहीं, ऐसी गलती नहीं करिएगा। पहले व्यंजन है उसके पश्चात स्वर है, इसलिए अगर पहले स्वर होता तो ये स्वर आके रा में जुड़ जाता, लेकिन यहां पर कोई स्वर नहीं है, पहले व्यंजन आएगा फिर स्वर होता है, तो इसमें जुड़ने के लिए कोई स्वर नहीं है, तो ये रा अधूरा ही रह जाता है और आधा रा ही कहलाता है। इसलिए और जब जो रा आधा होता है उसका ऊर्ध्वगमन होता है और अपने आने वाले आगे वर्ण पे जाके लग जाता है। तो अब यहां क्या है? ये सी है, ठीक है। अब ये रा ऊर्ध्वगमन होके आगे आने वाले वर्ण पे लगेगा तो यहां लगेगा और ये बन जाएगा महर्ष। ठीक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल एक और समझ लेते हैं। सप्तधन ऋषि को ले लेते हैं। सप्तधन ऋषि, इसको भी ऐसे ही करते हैं। सप्त ता से आ को निकाल लेते हैं तो ता हलंत हो जाएगा, इधर ऋषि ही लिख लेते हैं। आ और री के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? अर हो जाएगा। सा इधर क्या लिखा है और पा ता, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। और यहां क्या बचा? आ और री इसमें चला गया, बचा क्या? सी बचा हुआ है। और फिर इसको इकट्ठा करते हैं। सा वाधा पा है, ता में मिलने के लिए इधर आ स्वर मौजूद है, अतः ता कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर रा है, रा में मिलने के लिए कोई स्वर नहीं है, अतः हम पहले सी लिखते हैं। अब जब आधा रा है तो आधा रा का ऊर्ध्वगमन होके आगे आने वाले वर्ण पे लग के सप्तर्षि रूप बनाता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखते हैं आ और ली के स्थान पे अल आदेश कैसे होता है। आगे के उदाहरण आप देख लीजिएगा। वसंत धन ऋतु वसंत ऋतु, हेमंत धन ऋतु हेमंत ऋतु, ये आप बना लीजिएगा। अब देखते हैं आ धन ली का अल कैसे बनता है। पहला एग्जांपल है तव धन लिकार, तव धन लिकार, ता है और इधर वा से हम आ को बाहर निकालते हैं और यहां हलंत लगा देते हैं, प्लस लिकार लिखते हैं। अब आ और ली के स्थान पे क्या आदेश होना है, अल होना है, अल होना है। और इधर क्या बचा, ता और वह बचता है, आ और ली के स्थान पे अल हो गया। इधर क्या बचा, का रह। अब इकट्ठा करते हैं हम। ता वा में मिलने के लिए स्वर इधर मौजूद है तो वह कंप्लीट हुआ। ला में मिलने के लिए अब कोई स्वर मौजूद नहीं है तो ला, ये जानते हैं हलंत लगने का मतलब आधा होता है, तो ये ला आधा हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर क्या बचा, कारह, ये हो गया तवल्ल कारह। हम चाहे इसको ऐसे लिखें और चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं तवल्ल कारह। इसी प्रकार मम धन लिकारह, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर देख लीजिए माँ है और माँ है, माँ से हम आ को अलग करते हैं तो माँ में हलंत लग जाएगा, प्लस लिकारह। फिर देखते हैं आ और ली के स्थान पे क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। और इधर क्या है, माँ है, ये क्या है, माँ है और इधर कारह बचता है। मिला देते हैं पूरा, क्या बनता है, माँ और इस माँ में ये मिलता है आ, तो माँ कंप्लीट होता है। ला में मिलने के लिए कोई स्वर नहीं है, आधा हो जाता है, तो और ये कारह, ममल्ल कारह, ये बनता है। ठीक है मित्रों, एक बार देखते हैं। हमने पहले भी बताया था कि गुण संधि को पहचानने के लिए क्या क्या आपको देखना है। पहली बात तो आपको ए देखना है और ओ देखना है, साथ में अर और अल को भी ध्यान में रखना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ए, तो क्या बताएंगे आप, गुण संधि। ओ क्या बताएंगे आप, गुण संधि। यहां आपको अर दिख रहा, नहीं दिख रहा, दिखाए हम आपको। अब यहां देख लीजिए तव धन लिकारह, तव धन लिकारह, ये आपको क्या दिखना चाहिए, अल दिखना चाहिए, अल नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है, तो आप इसको समझिए अपने हिसाब से कि तवल लकारह, तवल लकारह, ये आधा ला दिख रहा है ना, और ये वा में आ नहीं दिख रहा, वा में आ नहीं दिख रहा, दिख रहा है। और ये ला है, ला आधा है, ला आधा, इसको हम हलंत नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, तो ये क्या बन गया, अल बन गया। अल दिखा ना आपको तवल लकारह। इसी प्रकार आप देखिए ममल लकारह में माँ में आ दिख रहा और इधर ला हलंत है, माँ में आ दिख रहा है और माँ हलंत है, अल दिख गया ममल लकारह। तो यहां आपको अल दिख रहा है, तो अल दिखे, ठीक है, यहां अर दिखे, ठीक है, ए दिखे, ओ दिखे। चार बातें आपको समझ में आई। नंबर 1 ए दिखे, नंबर 2 ओ दिखे, नंबर 3 अर दिखे, नंबर 4 अल दिखे। ए याद कर लीजिए, ए ओ अर अल, ए ओ अर अल, ए ओ अर अल, गुण, ए ओ अर अल गुण, ठीक है। और आए आओ, इसको भी देख लीजिए, आए आओ क्या हो जाएगा, आए आओ क्या हो जाएगा, वृद्धिरादैच, वृद्धि संधि। और आप क्या दिखे, आ ई उ री को छोड़िए, आ ई उ री, अकः शवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि,
ठीक है, ए ओ अर अल, ठीक है, ए ओ अर अल, गुण संधि। क्या हो गया? गुण संधि। आए और आओ, क्या हो गया आपकी? वृद्धि संधि। ठीक है, तो इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बस आज आप इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। ठीक है।